नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी का मतलब हो गया कि पादप जो होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं, यानी कि पादप कौन कौन से कार्य करते हैं और उनको किस प्रकार से संपन्न करते हैं, वही क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है। तो आज हम लोगों को देखना है कि प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या है और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पादप कार्यकी। अब पादप कार्यकी का मतलब होता है कि पादपों द्वारा किए जाने वाले कार्य। क्या हम लोग कह सकते हैं कि पादपों की जैविक क्रियाएं। पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं और उनकी जैविक क्रियाएं जो होती है वो कौन कौन सी होती। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि प्लांट्स कौन कौन से काम कर सकते हैं, प्लांट श्वसन का काम भी कर सकते हैं, उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन का काम भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं, परिवहन का काम भी करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, प्लांट्स के काम हो गए। और जिसके अंदर हम इन सब का अध्ययन करते हैं, जिस शाखा के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी कि पादपों के कार्यों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी कहा जाता है। अब ये जो पादप की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाती है। पहला अगर हम लोग जैविक क्रिया की बात करें तो पादप कौन कौन से कार्य कर सकता है, श्वसन का काम भी कर सकता है, परिवहन का काम भी करता है, उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन का काम भी करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है। तो ये सब क्या हो गए, प्लांट के काम हो गए या फिर उसकी जैविक क्रियाएं हो गई। इन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंदर करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यानी कि पादप कार्यकी, पादप कार्यकी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक है वो है हमारे स्टीफन हेल्स। ठीक है, अगर प्लांट फिजियोलॉजी के जनक की बात की जाए तो वो हो जाएंगे हमारे स्टीफन हेल्स। अगर भारतीय पादप कार्यकी के जनक,
तो भारतीय पादप कारिकी के जो जनक है वो हो जाएंगे हमारे सर जेसी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस जो है वो हमारे इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि प्लांट फिजियोलॉजी की जनक की बात की जाए तो वो कौन है, हमारे स्टीफन हेल्स है, और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, हमारे सर जेसी बॉस है। अब हम लोगों को देखना है कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला है हमारा परिवहन, यानी कि पादपों में परिवहन। दूसरा हमें पढ़ना है पादपों में श्वसन। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण। और नेक्स्ट है हमारा खनिज पोषण। इन 4 चैप्टर्स का अध्ययन हम लोगों को किसके अंदर करना है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करना है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पादपों में परिवहन। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि परिवहन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। अब परिवहन अगर हम लोग एनिमल की बात करें यानी कि ह्यूमंस की हमारी बात करें तो हमारे अंदर परिवहन किसका होता है, हमारे अंदर परिवहन होता है ब्लड का, रक्त का परिवहन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पादपों के अंदर भी परिवहन की क्रिया होती है। अब पादप जो है वो परिवहन किस किस का करेंगे, प्लांट्स जो है वो किसका परिवहन करेंगे, फूड का परिवहन करेंगे, उसके अलावा वाटर का परिवहन करेंगे, खनिजों का परिवहन करेंगे, हार्मोन्स का परिवहन करेंगे। तो इन सब का परिवहन कौन करता है, पादप करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि पादपों को खाने की और पीने की भी जरूरत क्यों है, अब खाने और पीने की जरूरत तो सभी को है, अगर वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। तो पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब इस भोजन तो बना हमारे कहाँ पर, लीफ में बना, यानी कि पत्तियों के ऊपर बना, पत्तियों के अंदर बना। अब इस भोजन की जरूरत हमारे रूट्स को भी है, तने को भी है, और भी जितने मतलब जितने भी उसके पार्ट्स जैसे कि ब्रांचेज हो गई, इन सबको भी भोजन की जरूरत है। तो बन तो कहाँ पर रहा है, लीफ के अंदर बन रहा है। तो इनको परिवहन के माध्यम से जितने भी पादप के भाग है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, यानी कि पादपों में परिवहन। तो हम देखते हैं परिवहन का मतलब क्या है। अब आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, पादपों में परिवहन। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। का मतलब क्या हो गया, पादपों में पादपों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाना, यही क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। और किसके अंदर हो जाएगा, पादपों के अंदर, यानी कि पादपों के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं वो परिवहन किसका किसका करते हैं, एक तो हमारे खाने का परिवहन करेंगे और किसका परिवहन करेंगे, जल का परिवहन करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि ये जो प्लांट्स परिवहन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर इनको जरूरत क्यों पड़ी प्लांट्स को परिवहन करने की। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के अंदर कि प्लांट्स को क्या आवश्यकता है कि वो परिवहन करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पादपों को परिवहन की आवश्यकता क्यों है। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पादपों को परिवहन की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है परिवहन की, बिना परिवहन के काम नहीं हो सकता क्या, तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि परिवहन की आवश्यकता तो है। अगर परिवहन नहीं होगा तो जड़ों से पानी जो है वो लीफ तक कैसे जाएगा, अगर लीफ तक पानी नहीं जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होगी। तो इन सब को कंप्लीट करने के लिए ही हमारे लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये कोई प्लांट है हमारा, ठीक है। अब प्लांट के ऊपर क्या पाई जाती है, लीफ पाई जाती है। ये तो क्या हो गई हमारे रूट्स, और ये है हमारे प्लांट की लीफ यानी कि पत्तियां, और ये हो गई हमारी जड़, और ये है हमारा तना, ठीक है। तो होता क्या है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि प्लांट्स की जो लीफ होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, उनके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है मीजोफिल कोशिका। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी हमारे लीफ के अंदर। अब ये जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ वर्णक पाए जाते हैं। और ये जो वर्णक है, ये वर्णक क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से प्रकाश का अवशोषित करके या अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो जो लीफ है वो क्या बनाएगी, भोजन बनाती है। और ये जो भोजन बनाती है वो किस फॉर्म में बनाती है, वो बनाती है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो हमारे प्लांट की जो लीव्स होती है उनके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं। और ये मीजोफिल कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये जो भोजन का निर्माण करते हैं, ये भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन इस ग्लूकोज की फॉर्म को हम लोग आगे तक नहीं पहुंचा सकते, क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है
वो होता है हमारा मोनोसेकेराइड। अगर हम इसे प्लांट्स के आगे वाले भागों तक पहुंचाएंगे यानी कि रूट्स तक पहुंचाएंगे तो ये मोनोसेकेराइड क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। तो इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसे चेंज किया जाता है सुक्रोज में। जैसे ही ये सुक्रोज बन गया, ये कहाँ पर बना हमारे, ये लीव्स के अंदर बना। अब लीफ को ही तो भोजन की आवश्यकता नहीं है ना, जड़ों को भी तो भोजन की आवश्यकता है तो होगा क्या, यहाँ पर हमारा सुक्रोज बन गया, यानी कि भोजन का निर्माण हो गया। अब ये जो भोजन है लीफ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे फ्रूट्स तक। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो परिवहन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, लीफ के अंदर हो रहा है। तो लीफ के अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है और इसे हमें कहाँ तक पहुँचाना है, जड़ तक भी पहुँचाना है और तने तक भी पहुँचाना है। इस वजह से क्या होगी, परिवहन की क्रिया होगी और ये परिवहन के द्वारा ही भोजन कहाँ से, लीफ से और जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी एक बात होगी कि पादपों को परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम ऐसे ही बात करें, जैसे कि हमने तो बात कर ली किसकी, भोजन की। अब हम लोग जल की भी बात करते हैं एक बार। मान लीजिए वही, ये हमारा कोई प्लांट है और ये प्लांट की लीफ। अब जो जल होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, जल उपस्थित होगा हमारे सोइल के अंदर, यानी कि मिट्टी में। मिट्टी में क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा। अब इस जल को कौन अवशोषित कर लेगी, हमारी जड़ें, यानी कि पादप की रूट्स जो होगी वो क्या कर लेगी, वाटर को अवशोषित कर लेगी, ठीक है, यानी कि जल को ग्रहण कर लेगी। अब जल तो कहाँ पर है, हमारे रूट्स के अंदर है। अब जल की आवश्यकता पत्तियों को भी तो होगी ना, लीफ को भी तो जल की आवश्यकता होगी, तने को भी जल की आवश्यकता होगी, उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस है उसको भी तो जल की आवश्यकता होगी ना। तो क्या होगा कि जो जल है वो हमारे रूट से कहाँ पर आ जाएगा, लीफ तक पहुंच जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का परिवहन ही तो हो गया। हमने क्या बोला था कि परिवहन की आवश्यकता क्यों हो गई, क्योंकि वाटर की आवश्यकता प्लांट के सारे भागों को है और वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, सोइल के अंदर प्रेजेंट है। और सोइल से कौन लेगा, रूट्स लेगी, यानी कि जड़ें लेगी और जड़ों से भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, लीफ तक, या जितने भी इसके पार्ट्स है वहाँ तक जल पहुँच जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि प्लांट्स को परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो परिवहन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि परिवहन जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार की इसकी विधियां है, किस प्रकार से परिवहन होता है। तो अगर हम लोग बात करें परिवहन, कैसे होता है, तो परिवहन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा छोटी दूरी का परिवहन और दूसरा होता है लंबी दूरी का परिवहन। अगर हम लोग छोटी दूरी के परिवहन की बात करें तो छोटी दूरी का परिवहन का मतलब क्या हो गया, नाम में लिखा हुआ है कम दूरी, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, लंबी दूरी। मान लीजिए कोई प्लांट है, अब इस प्लांट में यहाँ से और यहाँ तक वाटर का या फिर कोई से भी पदार्थ का जाना है, तो ये तो क्या हो गया, हमारी कम दूरी का परिवहन हो गया। और लंबी दूरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा कोई सेल है और इसको यहाँ तक प्लांट तक पहुँचाना है,
किसी भी पदार्थ को, तो ये क्या हो जाएगा, लंबी दूरी का परिवहन हो जाएगा। अब लंबी दूरी के परिवहन में होता क्या है कि इसके अंदर कुछ उत्तक जो होते हैं वो काम में आते हैं। वो कौन से उत्तक होते हैं जो लंबी दूरी का परिवहन करवाते हैं? लंबी दूरी का जो परिवहन करवाते हैं वो होते हैं हमारे संवहनीय उत्तक, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारा जाइलम और दूसरा हो जाएगा हमारा फ्लोएम। जाइलम तो क्या करता है, जल को ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को या भोजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम क्यों आवश्यक होते हैं प्लांट के अंदर? क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, 200, 300, 150 इतनी फीट के प्लांट्स होते हैं। अब नीचे से ऊपर तक प्लांट को पहुंचाना है वाटर, तो किस माध्यम से पहुंचाएंगे? कुछ ना कुछ तो जरिया होना चाहिए ना। तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, या इनके अंदर कुछ उत्तक पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संवहनीय उत्तक या वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या करते हैं, इनका परिवहन करवाने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग लंबी दूरी के परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होता है, संवहनीय उत्तक उपस्थित होते हैं। अब ये संवहनीय उत्तक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो किसका परिवहन करवाता है? वो करवाता है जल का परिवहन। और जो फ्लोएम है वो किसका परिवहन करवाता है? वो करवाता है भोजन, यानी कि फूड का परिवहन। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया कि छोटी दूरी के अंदर तो क्या हो गया कि मान लीजिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर परिवहन करवाना है, तो इसके लिए बहुत सारी विधियां काम में आती है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लंबी दूरी के परिवहन को। पहले हम लोग छोटी दूरी के परिवहन को, अभी लंबी दूरी के परिवहन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि लंबी दूरी का परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो संवहनीय उत्तकों के माध्यम से होता है। और संवहनीय उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम किसका परिवहन करवाता है? जल का परिवहन करवाता है। और फ्लोएम किसका परिवहन करवाता है? भोजन का परिवहन करवाने का काम करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये परिवहन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि परिवहन किस प्रकार से होता है। सॉरी, क्या परिवहन करवाते हैं? तो हम लोग क्या क्या परिवहन करवाते हैं? भोजन का परिवहन करवाते हैं, इसके अलावा जल का परिवहन करवाते हैं, खनिजों का परिवहन करवाते हैं, और हार्मोन्स का परिवहन करवाते हैं। तो इन सब का क्या होता है? परिवहन करवाया जाता है। अब इन सब का जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं आगे। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, हमने पहले भी देखा था कि जो फूड का निर्माण था, यानी कि भोजन का जो निर्माण हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? वो हमारे लीफ के अंदर हो रहा था। भोजन का निर्माण, ठीक है। अब भोजन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? लीफ के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे हमें भोजन की आवश्यकता कहाँ पर है? जड़ों को भी आवश्यकता है,
तने को भी भोजन की आवश्यकता है। तो होता क्या है, जो हमने देखी अभी संवहनी उत्तकों की हमने बात की, तो ये संवहनी उत्तक हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा जाइलम। इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये पाइप किसका है, फ्लोएम का। ये कौन सा पाइप हो गया, फ्लोएम का पाइप हो गया। अब ये क्या करेगा, भोजन को इस पाइप के द्वारा कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, जड़ों तक पहुंचा दिया जाएगा। भोजन को किसके द्वारा पहुंचा दिया गया है, हमारे फ्लोएम के द्वारा पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें, वही ये हमारा कोई प्लांट है और ये हमारे प्लांट की लीफ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जो वाटर है यानी कि जल है वो कहाँ पर उपस्थित है, मृदा के अंदर उपस्थित है। और इनको कौन अवशोषित कर रहा है, जड़ें जो हो रही है पानी को अवशोषित करने का काम कर रही है। अब होगा क्या कि जड़ों से पानी को पहुंचाना कहाँ है, हमें पत्तियों तक पहुंचाना है। तो इनको ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, जाइलम करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक पाइप काम कर रहा है, ये किसको लेकर जाने का काम कर रहा है, वाटर को लेकर जाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो फ्लोएम है वो क्या कर रहा है, फूड को ले जाने का काम कर रहा है, और जाइलम है किसको ले जाने का काम कर रहा है, जल को लेकर जाने का काम कर रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पर जिस जगह पर भोजन का निर्माण हो रहा है यानी किसी उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स। और जहां पर हम लोग भोजन को लेकर जा रहे हैं, जहां पर आवश्यकता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, सिंक। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि सिंक का मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ से जहाँ से पदार्थ आ रहे हैं जिसके पास, वो तो क्या हो जाएगा, सिंक। और जहाँ पर निर्माण हो रहा है या फिर जहाँ पर उपस्थित है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सोर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक कंडीशन है, अगर कभी पतझड़ का मौसम आ जाता है, पतझड़ का मौसम का मतलब क्या हो गया कि पतझड़ के मौसम में जितनी भी पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है। अब सारी की सारी पत्तियां झड़ गई, तो पत्तियां झड़ जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन का निर्माण कैसे होगा। अब भोजन का निर्माण नहीं होगा तो जो प्लांट है वो जीवित कैसे रहेगा अगर बिना भोजन के। तो होता क्या है, हमारी जो जड़ें हैं यानी कि प्लांट्स के अंदर जो जड़ें पाई जाती है उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उनका एक स्पेशल लक्षण होता है कि वो क्या करती है, भोजन को स्टोर करके रखने का काम करती है। यानी कि ये क्या करेगी, भोजन को स्टोर करके रख लेगी। ठीक है, अब जब भी मान लीजिए पतझड़ का मौसम आ जाता है तो सारी की सारी पत्तियां क्या हो गई, नष्ट हो गई यानी कि झड़ गई है। अब उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो भोजन का निर्माण भी नहीं हो रहा है। तो होगा क्या कि जो जड़ें हैं वो क्या करती, भोजन को स्टोर करके रखने का काम करती है, यानी कि इसको जमा करके रख लेगी अपने पास में। अब जब भी पत्तियां सारी की सारी नष्ट हो गई है, अब नई पत्तियां आ रही है, अब नई जो लीफ है उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है, अभी उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी है। तो ये क्या करेगी, भोजन को नीचे से ऊपर लेकर जाने का भी काम कर देगी, यानी कि भोजन को जड़ों से कहाँ ले जाएगी, पत्तियों तक ले जाएगी। और पहले वाली कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो भोजन है वो कहाँ पर बन रहा था, वो लीफ में बन रहा था, और कहाँ आ रहा था, वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है उसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, बहुदिशात्मक होती। बहुदिशात्मक का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों दिशाओं के अंदर गमन कर सकता है। दोनों दिशाओं में गमन करने का मतलब क्या हो गया कि ये भोजन को लीफ से जड़ों तक भी लेकर आ रही है और जड़ों से भोजन को कहाँ पर, लीफ तक भी लेकर जाने का काम कर रही है। तो जो जाइलम की दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी,
बहुदिशात्मक या द्विदिशात्मक हो जाएगी, यानी कि मल्टी डायरेक्शन या बाई डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फ्लोएम की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर क्या हो रहा है, जल को लेकर जाने का काम कर रहा है। और जल कहाँ पर उपस्थित है, मृदा के अंदर उपस्थित है। और मृदा से कौन ले लेगा जल को, जड़ें ले लेगी। और जो जल है उसकी आवश्यकता और कहाँ पर है, हमारे पत्तियों के अंदर भी जल की आवश्यकता है। तो होगा क्या, जल कहाँ से कहाँ चला जाएगा, जड़ों से और पत्तियों तक चला जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, केवल एक दिशात्मक होगा। जाइलम की जो दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एक दिशात्मक हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें जल का तो हमारा परिवहन हो गया, भोजन का भी परिवहन हो गया, अब हमें खनिजों का परिवहन भी करवाना है, हार्मोन का परिवहन भी करवाना है। तो उन सब के परिवहन के लिए क्या साधन है, किसके जरिए इनका परिवहन होगा। तो होता क्या है, अगर फ्लोएम से खनिजों का या हार्मोन का परिवहन हो रहा है तो उनकी दिशा कैसी हो जाएगी, बहुदिशात्मक हो जाएगी। और अगर जाइलम के द्वारा हार्मोन्स का या खनिजों का परिवहन हो रहा है तो उनकी दिशा कैसी हो जाएगी, एक दिशात्मक हो जाएगी। तो दोनों के अंदर अंतर समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है। यह हमारे एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग का जो पेज है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज के अंदर। इसको हमने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो हम लिख सकते हैं फ्लोएम भोजन का परिवहन करवाता है। और जो जाइलम है वो जल का परिवहन करवाता है। ठीक है, अब हम लोग एक कंडीशन लिख सकते हैं, पतझड़ के मौसम में पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती है, तब जड़ें भोजन को स्टोर या सुरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है। और जरूरत पड़ने पर पादप के अन्य भागों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रूट्स है उसके अंदर क्या कैरेक्टर पाया जाता है, स्टोर कैरेक्टर पाया जाता है, यानी कि वो भोजन को सुरक्षित रख सकती है। ठीक है, और ये कब हो सकता है, जब पतझड़ का सीजन आ जाए या पतझड़ का मौसम आ जाए, तब ये वाली कंडीशन हो सकती है हमारी। तो अगर हम लोग इनकी दिशाओं की बात करें तो एक बार इनकी दिशाएं देख लेते हैं, इनकी दिशा किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो है वो किसका परिवहन करवा रहा है, जल का परिवहन करवा रहा है।
इसकी जो दिशा होती है वो किस प्रकार की होती है? एक दिशात्मक। ठीक है। और मान लीजिए जल अगर हार्मोन का परिवहन करवा रहा है तो इसकी दिशा भी कैसी हो जाएगी? एक दिशात्मक। और थर्ड है, अगर जाइलम खनिज का परिवहन करवा रहा है तब भी इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? एक दिशात्मक। एक दिशात्मक का मतलब क्या हो गया? जड़ों से कहां पर? पादप के अन्य भागों तक। जैसे कि लीफ कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? हमारे जाइलम की बात हो गई। अब अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होगा? फ्लोएम किसका परिवहन करवाता है? भोजन का परिवहन करवाता है। तो इसकी जो दिशा है फ्लोएम की वो कैसे हो जाएगी? बहुदिशात्मक। क्यों हो जाएगी बहुदिशात्मक? क्योंकि हमने देखा था अगर कभी पतझड़ का मौसम आ जाता है तो सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो क्या करेगा? जड़ जो होती है वो भोजन को क्या करेगी? स्टोर रखने का काम कर लेगी। और जब भी प्लांट के भागों को भोजन की आवश्यकता है तो स्टोर, जो भी स्टोर रखा गया था जितना भी फूड, इनको परिवहन करवाने का काम कौन कर देगा? फ्लोएम कर देगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन के अंदर। और मान लीजिए अगर फ्लोएम हार्मोन का परिवहन करवा रहा है तब भी इसकी दिशा कैसे हो जाएगी? बहुदिशात्मक। और अगर फ्लोएम खनिजों का परिवहन करवा रहा है तब भी इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? बहुदिशात्मक। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? परिवहन की। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? जड़ों से पत्तियों तक, और पत्तियों से जड़ों तक। तो इनकी जो दिशा हो गई वो कैसी हो गई? बहुदिशात्मक। अगर पूछा जाए कि हार्मोन्स का परिवहन एक दिशात्मक है या बहुदिशात्मक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसका परिवहन करवा कौन रहा है। अगर परिवहन जाइलम करवा रहा है हार्मोन या खनिज का तो कैसी दिशा हो जाएगी? एक दिशात्मक। और अगर हार्मोन या खनिज का परिवहन फ्लोएम करवा रहा है तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? बहुदिशात्मक हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की। अब एक और चीज देखते हैं इसी के अंदर। मान लीजिए कि कोई प्लांट है और ये इसकी लीफ है, और ये जो लीफ है वो हो गई है वृद्ध, यानी कि ये जरा अवस्था में चली गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी नई लीफ आई है, यानी कि छोटी लीफ है। अब ये जरा अवस्था के अंदर चली गई है, यानी कि ये मरने वाली एक तरीके से। तो इसके अंदर भी क्या है? बहुत सारे खनिज पदार्थ तो उपस्थित है ना। तो होगा क्या? इसके अंदर जितने भी खनिज पदार्थ है इनका जो परिवहन है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? जो बूढ़ी या फिर जो जरावस्था वाली वृद्ध जो लीफ थी वहां से कहाँ पर पहुंच जाएंगे? ये सारे के सारे खनिज नई वाली लीफ के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का परिवहन ही तो हो गया। क्यों? क्योंकि अब इनको आवश्यकता है नहीं इन सब की, क्योंकि ये तो मरने वाली है। तो ये क्या करेगी? इसके जितने भी खनिज पदार्थ है उनको कहाँ पहुंचा देगी? जो नई पत्ती उन तक पहुंचा देगी। अब ये जो खनिज हो सकते हैं ये डिपेंड करता है, इनकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब गतिशील होते हैं,
और ये क्या करेंगे, पदार्थ बूढ़ी वाली लीफ से यानी कि वृद्ध लीफ से कहाँ पर पहुँच जाएंगे, नवीन जो लीफ है जो नई बनी है जिनको अभी आवश्यकता है खनिजों की, वहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का परिवहन ही हो गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में देखा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, और प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम लोगों ने क्या देखा, परिवहन का मीनिंग देखा, परिवहन कैसे होता है और किस किस का परिवहन होता है, इन सब के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि परिवहन के माध्यम क्या होते हैं, किस किस प्रकार से परिवहन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।